नमस्कार मित्रों, डॉक्टर मयंक पौड़वाल के फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह सप्ताह हम डॉक्टर बैच को समर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर बैच ने एक इतना बढ़िया कार्य किया कि उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में 50 वर्ष की आयु में न केवल मानव जात के लिए बल्कि प्राणियों के लिए एवं पौधों के लिए भी ऐसी एक चमत्कारिक उन्होंने चिकित्सा पद्धति इंट्रोड्यूस करी जो प्रयोग करने में अत्यंत सरल है, बहुत ही पवित्र है और जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इस पद्धति को उन्होंने मानव जाति को दिया और मानव जाति की, पौधों की और प्राणियों की बहुत ही बड़ी सेवा करी। जैसा कि हमने कल चर्चा करी थी कि जब ईश्वर के लिए हम कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए कार्य करता है। तो जहाँ उनकी आयु 6 माह बची है, ये डॉक्टर ने घोषित कर दिया था, लेकिन जब वे कार्यों में लगे, मानव जात के लिए उन्होंने औषधियाँ खोजनी शुरू करी, तो उनकी 17 वर्ष की आयु बढ़ गई और वे अपने दुख दर्द को भी भूल गए। तो उनकी जो जीवन यात्रा है, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी के दुखों को, दर्द को भूल के अगर हम समाज सेवा में लग जाते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता स्वयं करता है। तो इसको हम प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं और हम सभी होलिस्टिक हीलर डॉक्टर बैच को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह पूरा सप्ताह उनको डेडिकेट कर रहे हैं। उन्होंने बैच फ्लावर की कैसे खोज करी और वो कौन-कौन से प्रयोग हम उसको कर सकते हैं, मतलब हमारी कौन-कौन सी अवस्थाएँ या बिहेवियर पैटर्न होते हैं कि जब हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, यह उन्होंने हमें बताया। इसी श्रृंखला में हमने कल यह जाना था कि किस प्रकार से हम भय के कई प्रकार होते हैं, उन भय के प्रकारों में से हमने 5 प्रकार जाने कि किस प्रकार से उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि डॉक्टर बैच ने उदासी को भी एक स्वरूप बताया था कि उदासी के भी एक रूप नहीं है, उदासी को भी हम 8 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 8 रूप उदासी के कौन-कौन से हैं और उसके लिए कौन-कौन सी बैच की मेडिसिन होती है, उसको हम कैसे मर्ज करते हैं और किस प्रकार से हमारे लाभदायक होती है, इसको हम जानेंगे। हमारे साथ साधना जी जुड़ चुकी हैं, जो 15 वर्षों से होलिस्टिक हीलिंग में प्रैक्टिस कर रही है। हम दोनों मिलके प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि वे जितने भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज वो उदासी के स्वरूप के ऊपर बताइए कि बेस्ट फ्लावर में इसके लिए क्या रेमेडीज है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। नमस्कार साधना जी। नमस्ते अनीता जी, नमस्ते और सारे व्यूअर्स और दोस्तों को। आप सबका मयंक पौड़वाल के होलिस्टिक हेल्थ सेशन में स्वागत है। और आप लोग का जुड़ना यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का वो है, क्योंकि हमें प्रेरणा मिलती है जब आपके फीडबैक्स मिलते हैं हमें कि आपने ये हमारी ये बातें सुनकर आपने ये अप्लाई किया तो आपको ये फायदा हुआ। इस तरह से जब हमें फीडबैक्स मिलते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ये सप्ताह हमने डॉक्टर बैच को डेडिकेटेड किया है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सरल पद्धति इजाद करी जिससे हम मनुष्य के मानसिक रूप पे काम करके, उसके मनोभावों पे काम करके हम उसकी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों को रोक सकते हैं। डॉक्टर बैच का ये मानना था कि सारी बीमारियां आपके मन से आपके शरीर पे आती है, और ये बात सही भी है। आजकल सारे डॉक्टर्स, इवन एलोपैथी डॉक्टर भी ये कहते हैं कि बी पॉजिटिव। आपका मन अगर शांत होगा तो आपके बॉडी में कोई भी बीमारी फिजिकल लेवल पर नहीं आएगी। तो अगर आपका मन अशांत है तो आप क्या करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन अशांत होता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। ऐसे में बैच फ्लावर रेमेडी आपकी बहुत सहायता कर सकती है। वो आपके मन को शांत करके और आपकी जो आने वाली बीमारियां हैं, फिजिकल लेवल पे आने वाली बीमारियां हैं, वो उनको दूर कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे, कल हमने बात करी थी डर के ऊपर, डर के 5 प्रकार के ऊपर। आज हम बात करेंगे उदासीनता के ऊपर। उदासीनता के ऐसे 8 कौन-कौन से रूप हैं और ऐसे 8 कौन-कौन सी बैच फ्लावर में दवाइयां हैं जिसका हम प्रयोग करके हम अपनी उदासीनता के भाव को दूर कर सकते हैं, और जो हमारी फिजिकल लेवल प्रॉब्लम है हम उसको भी दूर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर मनुष्य खुश रहना चाहता है। उदासीन तो कोई रहना ही नहीं चाहता, दुखी तो कोई रहना ही नहीं चाहता। हम कोई भी काम करते हैं
कोई भी प्रयास करते हैं, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें खुशी मिले। जो बिजनेसमैन है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए पैसा कमा के खुश होता है। जो समाज सेवी है वो समाज की सेवा करके खुश होता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं खुश होने के। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा धक्का लगता है जीवन में, कुछ ऐसा वाकया हो जाता है जिसका प्रभाव मनुष्य के मन पे पड़ता है और वो उदासीन हो जाता है। कभी कभी तो ये उदासीनता बहुत टेम्पररी होती है, थोड़े से टाइम के लिए होती है और मनुष्य उस पर काबू पा लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों से बहुत परेशान होकर हमेशा के लिए उदासीन रहना लगता है। और ये विवश होकर वो दूसरे लोगों को दोष देने लगता है कि मैं उसके कारण उदास हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं उदास हूं। ये जो कारण होते हैं, ये हम किसी के कारण उदास नहीं होते हैं, हमारे अंदर के मनोभाव होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और उस कारण अगर बैड हार्मोन सिक्रेट होते हैं, गुड हार्मोन सेरोटोनिन और ये सब हार्मोन सिक्रेट नहीं होते हैं, तो हम दुखी और उदास रहने लगते हैं। तो डॉक्टर बैच ने ऐसी 8 दवाइयां बनाई बैच फ्लावर थेरेपी में, जिससे कि हम उदासी को दूर कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि नकारात्मक भावों को दूर कर कर प्रसन्न रहित जीवन जीने के लिए ही जो जीता है वही स्वास्थ्य है। और ऐसे में उसे प्रसन्नता देने बैच फ्लावर थेरेपी में उसे प्रसन्नता देने के लिए, उदासीनता को दूर करने के लिए हमें रोगी का सहयोग बहुत जरूरी है। रोगी का सहयोग मतलब रोगी की इच्छा शक्ति। अगर रोगी की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी कि उसे ठीक होना है, तो हम कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, वो ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं होता है, या वो ट्रीटमेंट बहुत टाइम लगाता है ठीक होने के लिए। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि रोगी की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है किसी भी उपचार के लिए। और वो कोई भी जीवन शैली अपना ले, लेकिन अगर अपनी इच्छा शक्ति रखेगा कि मुझे ठीक होना है, तो वो जरूर ठीक होएगा। अगर उपचार के स्थान पे रोगी ने ये सोच ही लिया कि ये रोग तो कभी मेरा जाएगा ही नहीं, मुझे इसी रोग के साथ जीना है, और वो उस रोग के अनुसार अपनी जीवन शैली बना लेता है, तो फिर उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी रोगी अपने को दुख सहने के काबिल ही बना लेता है। लेकिन ये बात सच है कि प्रकृति भी उसी की सहायता करती है जब हम अपनी सहायता खुद करते हैं। तो हमारे अंदर अगर इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो ही प्रकृति हमारी सहायता करेगी। और ब्रैच फॉरवर्ड रेमेडी जो है वो प्रकृति की बनाई हुई रेमेडीज है। तो अगर हम अपनी सहायता करेंगे तो ये हमारी जरूर सहायता करेगी और हमें दुखी जीवन से निकालकर स्वस्थ जीने के लिए, खुश होकर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। बैच फ्लावर रेमेडी से हम अपनी मानसिक कठिनाइयों पर विजय पाकर वो मानसिक कठिनाइयां जो धीरे धीरे शारीरिक रोग में परिवर्तित हो जाती हैं, तो हम उन मानसिक प्रवृत्तियों पे अगर हम विजय पा लेते हैं, तो हम आगे आने वाले अपने शारीरिक रोगों के से भी दूर हो सकते हैं, उनको भी हम रोक पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैच फ्लावर थेरेपी से हम भविष्य में आने वाले अपने शारीरिक रोगों को काफी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि ये स्रोत जो है, बैच फ्लावर का जो स्रोत है, वो प्रकृति का स्रोत है। और प्रकृति जो होती है वो हमारे मनोभावों को शांत करती है। और बीमारी चाहे कैसी भी हो और शरीर के किसी भी अंग में हो, अगर हमारा मन अशांत होता है तो वो शारीरिक रूप धारण करती है। तो अगर हमारा मन शांत है तो हम बहुत तरीके से अपने शारीरिक रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि बैच फ्लावर में वो कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी क्रैब एप्पल के बारे में। क्रैब एप्पल के अंदर जो लोग आते हैं वो हमेशा सेल्फ डिनायल में होते हैं, मतलब वो अपनी किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं।
उनके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, मेरे शरीर का ये अंग अच्छा नहीं है, या मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसे जो सेल्फ डिनायल में होता है, तो वो जो इंसान होता है धीरे धीरे दुखी रहने लगता है। क्योंकि जब आप मन में यही सोचते रहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी। तो आपके अंदर ये भाव ही नहीं आना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हर काम करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्रैब एप्पल वाले जो लोग होते हैं, वो सफाई पसंद बहुत ज्यादा होती है। सफाई पसंद इस तरह के कि अगर थोड़ी सी भी धूल लग गई हाथ में, तो सबसे पहले उन्हें वो धूल को साफ करना है। बाकी कोई काम होता रहे नहीं होता रहे, क्योंकि वो इस चीज को सहन ही नहीं कर पाते कि मेरे हाथ में धूल लगी हुई है, या मेरे किसी फर्नीचर पे धूल आ गई है। तो उनको इतनी तकलीफ होती है, इतना इम्पेशंस होता है कि सबसे पहले उन्हें धूल साफ करनी है। ऐसे ही क्रैब एप्पल वाले जो लोग होते हैं, वो आर्मी टाइप के लोग होते हैं। आर्मी टाइप का मतलब, जैसे आर्मी में समय की बहुत पंक्चुअलिटी होती है। तो अगर कोई इंसान समय पे पंक्चुअल नहीं है, तो ये क्रैब एप्पल वाले जो लोग होते हैं, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। और 5 मिनट की देरी पे भी ये उसे डांटने लगते हैं, ये उसे भला बुरा कहने लगते हैं। चाहे बाद में उन्हें इस चीज की तकलीफ हो, बाद में वो अपने को यही कहते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, लेकिन उस समय वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि क्रैब एप्पल वाले लोग जो होते हैं, वो सहनशील कम होते हैं, वो सफाई पसंद ज्यादा होते हैं। सफाई पसंद का मतलब ये नहीं है कि आप छोटी छोटी चीजों में इम्पेशेंस हो जाएं। सफाई पसंद होना चाहिए, लेकिन हर चीज को इतनी डिटेलिंग में नहीं जानी चाहिए कि वो बीमारी का कारण बन जाए। तो क्रैब एप्पल वाले लोगों के लिए अगर हम कह सकते हैं, तो हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं ओबेसिटी का, हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं हाइट का। जो लोग बहुत शाई नेचर के होते हैं, उनको भी अगर हम क्रैब एप्पल के साथ और बैच फ्लावर थेरेपी का मिश्रण दें, तो उनके शाई नेचर में काफी फर्क पड़ता है। कई भी कभी क्या होता है, उम्र हो जाने के बाद भी लोग चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं। तो इस चाइल्डिश बिहेवियर में भी अगर हम क्रैब एप्पल देते हैं, तो काफी आराम आता है, काफी उस मनुष्य के भावों में चेंज आता है। यूरिनरी इन्फेक्शन या बार बार यूरिन जाना, ऐसे में भी क्या होता है कि इंसान इम्पेशेंट हो जाता है और वो इस चीज से छुटकारा पाना चाहता है। क्रैब एप्पल का एक सबसे बड़ा जो हम इसको कह सकते हैं पहचान है, वो है कि वो उस चीज से बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। तो यूरिनरी बार बार यूरिन जाने में भी हम और दवाइयों के साथ क्रैब एप्पल का मिश्रण देंगे, तो उसे इस चीज में आराम आएगा। और क्रैब एप्पल वाले जो होते हैं ना, वो हर चीज की छोटी छोटी डिटेल्स पे इतना ज्यादा तूल देते हैं कि वो सामने वाले के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बाकी सारी जो क्वालिटीज होती है सामने वाले की, वो इग्नोर हो जाती है, और खाली एक ही क्वालिटी पे वो बात करते रहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम ये चीज का ध्यान नहीं रखते हो। तो ऐसे में क्रैब एप्पल की अगर हम दवाई देते हैं, तो काफी आराम आता है। क्योंकि ये सब चीज जो हम जब करते हैं, इन सब चीजों के साथ साथ वो मनुष्य जो इस तरह का काम कर रहा है, वो भी दुखी रहने लगता है, क्योंकि कोई लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग उससे दूर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो भी दुखी रहने लगता है। तो वो जब क्रैब एप्पल की दवाई लेता है, तो उसे काफी आराम आता है, वो छोटी छोटी चीजों को छोड़ पाता है, उसमें पेशेंस आता है। क्लीनलीनेस इस तरह की नहीं होती है कि वो दूसरों को तकलीफ दे, और धीरे धीरे उसके मनोभावों में काफी फर्क आता है। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें, तो दूसरा है एल्म की श्रेणी में आने वाले लोग। एल्म की श्रेणी में आने वाले लोग जो होते हैं, वो काफी स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाते हैं। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना चाहते हैं। जो भी काम करना है
उसे खुद करना है, खुद किसी को निर्देश देना है। किसी को निर्देश दिया तो उस काम को अगर उसने जरा सी देर लगा दी करने के लिए तो उनको तकलीफ होती है, और वो कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। वो बहुत कड़क हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सामने जो उनके अंडर काम करते हैं वो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो एल्म श्रेणी में लोग आने वाले लोग दुखी हो जाते हैं और वो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग उनसे दूर जाना चाहते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में सोचते हैं कि वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही उठाएं। लेकिन क्या होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते कभी कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब मानसिक रूप से एल्म की श्रेणी में आने वाले लोग थक जाते हैं। जब मानसिक रूप से वो थक जाते हैं तो वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जब सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो जो काम वो करना चाह रहे हैं वो काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत मजबूत आदमी के जीवन में एक थोड़ा सा जो होता है बहुत लो फेज आ गया है। ऐसे में अगर हम एल्म दवाई का उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो काफी आराम आता है, उस इंसान को काफी आराम आता है और वो वापस से अपने उस प्रसन्नता वाले, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने वाले फेज में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें उसे बार बार हमेशा ही लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ टाइम लेने से उसे ये चीज में आराम आ जाता है। तीसरा जो श्रेणी है वो है ओक। ओक वाले लोग जो होते हैं वो नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले होते हैं। कितना भी कोशिश हो, कितनी भी उन्हें परेशानी आए, लेकिन वो कार्यरत रहते हैं। अगर वो बीमार भी पड़ गए तो भी वो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करो तो वो रेस्ट नहीं कर सकते हैं और दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे कि भाई मेरे पास तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतने काम करने हैं उसे, घर के काम करने हैं, सेवा भाव का काम करना है। मतलब ये हमेशा किसी न किसी काम के लिए ही सोचते रहते हैं, जो उन्हें करते जाना है, जो उन्हें करते जाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि मानसिक रूप से वो थक जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें, क्योंकि आराम नहीं करते हैं, तो शारीरिक थकान हो जाती है। मतलब इसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि शरीर एक मशीन है, उसे भी जैसे मशीन को आराम की जरूरत होती है। आप गाड़ी भी चलाते हैं तो आप 24 आवर्स गाड़ी को नहीं चलाते हैं। आप गाड़ी को 10 घंटे चला के, 12 घंटे चला के आप उसे आधे घंटे का आराम देते हैं, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है। ऐसे में इंजन के गर्म हो जाता है, प्लस पेट्रोल उसका जल जाता है, तो उसे फ्यूल की भी जरूरत होती है। तो ये ऐसे ही जो ओक प्रकृति के लोग हैं, उन्हें अगर थोड़ा सा आराम मिले और उस समय जो आराम होता है वो उनके फ्यूल के रूप में काम करता है, तो फिर वो वापस से अपने उसी फेज में आ जाते हैं कि काम करना है, अच्छे से काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। और इस फेज में आने के बाद वो वापस उसी ढंग से काम कर सकते हैं। चौथी प्रकृति के जो लोग होते हैं वो होते हैं लार्ज। लार्ज प्रकृति के जो लोग होते हैं, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं होता है। ये कोई भी काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम तो पूरा होगा ही नहीं। और ऐसा जब वो सोचने लगते हैं तो किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते हैं। और क्या बोलते हैं, इनका धीरे धीरे क्या होता है, ये दुखी होने लगते हैं क्योंकि कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। इनका एम्बिशन खत्म हो जाता है। जब आपके पास एम्बिशन नहीं होगा तो आप काम किस चीज के लिए करोगे। और बिना एम्बिशन के लाइफ में धीरे धीरे आपको उदासीनता आएगी, क्योंकि जीवन ही आप जी रहे हैं सुखी होने के लिए, खुश रहने के लिए। तो आपके पास कोई एम्बिशन होगा, उसके लिए आप काम करेंगे, तभी तो आपको खुशी मिलेगी ना। ऐसे लोग जो होते हैं बिजनेस के लिए भी बात नहीं कर पाते हैं। बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी अगर इनको किसी से बात करनी है तो वो ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे इनका बिजनेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, तब ये दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी होके, कि ये डिजायर करने लगते हैं कि मैं तो मर जाऊं।
मतलब डेथ की डिजायर करने लगते हैं, इतने ज्यादा ये दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम लार्च नामक बैश फ्लावर रेमेडी इन्हें दें तो इन्हें काफी आराम आएगा। ये काफी अपने को जो होते हैं उस समय वीक महसूस करते हैं, और जब वीक महसूस करते हैं तो कोई भी काम करने में इन्हें बहुत तकलीफ लगती है। ऐसे में भी हम लार्च रेमेडी इनके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, लार्च के साथ साथ इन्हें और भी रेमेडीज, इनके मनोभावों को पूरा सुन के हम और भी रेमेडीज देंगे, तभी इनको आराम आएगा। अदरवाइज इन्हें सिर्फ लार्च अगर हम कहेंगे तो उससे इनके मनोभावों पे उतना आराम नहीं आएगा। क्योंकि ये लार्च वाले जो लोग होते हैं, ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। तो और बचपन से ही, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो इतना कम होता है वो बचपन से ही लोगों ने अगर इन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं किया, तो ये बचपन में ही इनके मन में ये जो कॉन्फिडेंस जो होता है ये कम हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, इन्हें समझ भी आता है, लेकिन ये इसे दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बैच फ्लावर की लार्ज रेमेडीज इनके लिए बहुत ही सहायक होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 प्रकार हैं जो उदासीनता के हैं, और इंसान बैच फ्लावर की ये दवाइयां लेके इन उदासीनता से दूर हो सकता है। अब आगे की 4 प्रकार के बारे में अनीता जी आपको बताएंगे। आइए अनीता जी। धन्यवाद साधना जी। आपने बड़े अच्छे से बताया कि उदासीनता के जो 4 स्वरूप हैं, उनको हम कैसे पहचानें और कैसा उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि उदासीनता भी अपने आप में एक अभिशाप है। अगर आप रहते हैं, तो उदासीन रहने से आपके अंदर जो गुड हार्मोन्स है वो बनने कम हो जाते हैं और बैड हार्मोन्स बनते हैं, और आप नेगेटिविटी में जाने लगते हैं। तो उनसे बाहर निकालने में आपको बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सहायक सिद्ध होती है। तो अब हम आगे के 4 प्रकार जानेंगे कि किस प्रकार से हम अन्य 4 उदासीनता क्या है और कैसे उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक उदासीनता का हम एक नया रूप जानते हैं पाइन का। तो पाइन का जो स्वरूप होता है, जो इसके जो संबंधित व्यक्ति होते हैं या जिनका बिहेवियर पैटर्न इस टाइप का होता है, वे होते हैं कि वे अगर अपने काम के प्रति, ये लोग बहुत निष्ठावान होते हैं और ईमानदार भी होते हैं और अपना 100% देते हैं। इन्हें कोई भी कार्य अगर सौंप दिया जाए, चाहे ये एम्प्लॉय हो, चाहे एक महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, ये अपनी तरफ से 100% देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर इतनी कोशिश के बावजूद भी अगर सफलता इन्हें प्राप्त नहीं होती है, तो वे स्वयं को ही दोषी देते हैं कि इसमें कोई कमी हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई। तो वो उस चीज को बार बार अपने एहसास में लाते हैं कि मेरे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर किसी दूसरे की गलती से अगर कहीं व्यवधान आता है या कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ऑफिस में एक टीम वर्क काम करता है, 5 या 6 लोगों की टीम काम करती है, उन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन दूसरों ने अपना 80% दिया, किसी ने 70% दिया, और उससे टीम वह गोल अचीव नहीं कर पाई जो उन्हें दिया गया था टारगेट। तो उसमें सबसे बड़ा दोषी वो स्वयं को ही मान लेते हैं कि अगर मैंने थोड़ा सहयोग और करा होता या मैंने और मेहनत करी होती तो शायद हमारा गोल हमें अच्छे से प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार से अपने आप को भी हमेशा दोष देना एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि जब अपने आप को बार बार दोष देते हैं तो निगेटिविटी में हम जाते हैं, हमारा बीपी लो होना, डिप्रेशन में जाना, इस प्रकार के हमारे साथ जो शारीरिक जो रोग हैं वो हमें आगे चल के घेरने लगते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें किस्मत पर भी निर्भर होती है, लेकिन उसके लिए अपने आप को दोष देना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास पाइन नाम की एक मेडिसिन होती है, रेमेडी, जिसको देने से व्यक्ति के अंदर के ये जो भाव है धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और वह एक नई शक्ति से और अच्छे दृष्टिकोण से अपने कार्यों को करता है और खुद को दोषित देना बंद कर देता है। इस प्रकार से हमने जाना कि पाइन का जो स्वरूप होता है वह भी उदासी का एक रूप है, और इसको भी हम बड़े आसानी से बैच की रेमेडी से हम ठीक कर सकते हैं। अब हम एक रूप को और जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी बनती है कि जैसे कि दुर्घटना होते होते भी रह जाती है, दुर्घटना होने वाली होती है और दुर्घटना बच जाती है। लेकिन ऐसे में जो दुर्घटना का सामना कर रहे दोनों व्यक्ति होते हैं या दोनों पक्ष होते हैं, उनके मानसिक पर इतना आघात पहुंचता है इन चीजों से कि वो उस चीजों को बरसों बरसों भूल नहीं पाते हैं, और वो उनकी यादों में ही खोए रहते हैं। हंसते हंसते उनको बातें याद आ जाती है और वो दुखी हो जाते हैं।
उससे भी होता है क्या है कि नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, आपके जो गोल है आप उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी ही एक घटना घटी कि जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक का जो ब्रेक था वो फेल हो गया, और उसने सामने से जा रहे व्यक्ति को इशारे में समझा दिया कि मेरा ये जो ट्रक का है ब्रेक फेल हो गया है, आप साइड में हो जाओ। वह व्यक्ति साइड में भी हो गया और बिल्कुल आधा फीट की दूरी पे उसका ब्रेक भी लग गया। लेकिन इससे दोनों ही इतने अधिक दहशत में आ गए कि उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक चलाना छोड़ दिया उसके बाद से। और उस जो दूसरा व्यक्ति था जो बच गया, उसको सड़क पर जाने से इतना डर लगने लग गया कि वो सड़क क्रॉस करता ही नहीं था और अपने घर में रहने लग गया। तो दोनों के लिए सिचुएशन ये बहुत ही खराब हो गई। ऐसे में दोनों के घर वाले बहुत व्यथित हो गए कि ऐसी जिंदगी कैसे आगे चलेगी, क्योंकि सड़क पे तो जाना ही पड़ेगा और ट्रक ड्राइवर को इसके अलावा कुछ और काम उसको सूझ नहीं रहा था, उसको आता नहीं था। तो ऐसे में जब वो बेस्ट कवर रेमेडी उन दोनों को ही दी गई, तो दोनों की मन में जो दहशत थी वो धीरे धीरे ठीक हो गई और नॉर्मल लाइफ की जिंदगी वो जीने लग गए। उसी प्रकार सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे आपके सामने कोई कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जो दहशत पैदा करती है। जैसे कि आपके अंदर अगर कोई दुर्घटना घट गई, किसी का मर्डर हो गया या सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी भयावह घटनाएं को हम भूल नहीं पाते हैं और जिंदगी भर हमें वो घटनाएं याद रहती है। तो इन घटनाओं को हमारे मन मस्तिष्क से हटाने के लिए बेस्ट फ्लावर में स्टार और बेथलम और भी बहुत सी रेमेडीज होती है, जिनका जब हम मिक्सचर बना के देते हैं तो साधक को आराम मिलता है और वो अपने एक हंसती हुई जिंदगी को व्यतीत कर सकता है। अब इसी में हम आगे चर्चा करते हैं उदासी के एक और स्वरूप को, कि जैसे कि अभी तो हमने यह जाना कि हम किसी दुर्घटना से या घटना से प्रभावित होकर अपने आप को सीमित कर लेते हैं या नेगेटिविटी में चले जाते हैं। एक और ऐसी परिस्थिति होती है कि व्यक्ति कई बार हंसी के क्षण और दुख के क्षण दोनों ही क्षणों को नहीं भूल पाता है और वर्तमान की जिंदगी को फेस नहीं करता। जैसे कई बार अक्सर ये होता है, फीमेल्स के साथ भी होता है, जैसे कि वो बहुत अच्छे घराने से किसी छोटे घराने में उनकी शादी हो जाती है, तो जो सुविधाएं उनको वहां थी वो सुविधा ससुराल में अगर उनको नहीं मिलती है, तो अपनी पुरानी सुविधाओं को ही वो याद करती रहती है और इस समय उन्हें जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वो उसको निग्लेक्ट करती है और उदास रहने लग जाती है। और या फिर जैसे कई बार होता है कि किसी की पोजीशन बहुत हाई लेवल की होती है, उनके पास मर्सिडीज है, होंडा सिटी है, गाड़ियां हैं, और बिजनेस में अचानक कोई ऐसा झटका लगा कि बिल्कुल ही उनके पास पैसे बहुत कम हो गए, तो छोटे से घर में या बगैर किसी गाड़ी के गुजारा करना पड़ रहा है। तो इस समय की जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करने के बजाय जो उनके पास पहले था वो उसी को याद करते रहते हैं और आगे वो बढ़ने की इस प्रकार वो सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं यादों में खोए हुए हैं। उसी प्रकार से जैसे कई बार कोई दुर्घटना घर में घट गई, किसी की अचानक वह मृत्यु हो जाती है या कोई सदमा पहुंच गया है, तो उन चीजों को भी ये लोग भूल नहीं पाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जैसे कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो उनके साथ उनके भविष्य के लिए सोचना, किसको लिए क्या स्टडी करनी है या उसको क्या चीज़ की आवश्यकता है, उस तरफ वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अपनी लाइफ के साथ साथ आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी उससे इफेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसके लिए बेस्ट फ्लावर में बहुत अच्छी रेमेडीज है। जब हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका नाम ही इतना अच्छा, उसका नाम है स्वीट चेस्टनट। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब होते हैं तो जिंदगी की घटनाओं से उनका इतना होता है कि ईश्वर पर से उनका विश्वास उठ जाता है कई बार, कि ईश्वर ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों करा, ईश्वर को वो मानने से इनकार करने लग जाते हैं। और जब अध्यात्म से आप दूर होते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी तो अपने आप ही कम होने लग जाएगी। क्योंकि अगर आज हम देखें तो कोरोना काल में हमारे इंडिया में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी जो हम जिस चीज को अभी तक फेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आध्यात्मिकता बहुत अधिक है, हम ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत अधिक है। और उससे भी साथ साथ में हम लोग परिवार में अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, देखभाल करना, ये हमारी आदत में शुमार है। तो यही है कि हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। और इस कोरोना काल में भी अपने आप को अकेला ना महसूस करना एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। जहाँ भी जिन देशों में भी डेथ के आंकड़े बहुत अधिक रहे हैं, उनमें जब ये रिसर्च किया गया तो यही पाया गया कि भगवान पर विश्वास की कमी और अपनों के साथ की कमी, इन दो चीजों ने उनको मानसिक तौर से जल्दी तोड़ दिया। तो जो दवाइयां थी उन्होंने भी इफेक्ट नहीं करा, दवाइयां तो वही थी, 10% जिन लोगों को दी गई जिनको विश्वास था कि हम ठीक हो जाएंगे, ईश्वर भला करेगा, या उनके रिलेटिव उनके साथ खड़े थे, वो जल्दी ठीक हो गए। लेकिन जिनको ये लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, अब मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव थिंकिंग जिनके अंदर ज्यादा घर करती गई, तो दवाइयां भी अपना असर नहीं कर पाती। दवाइयां भी अपना असर तभी करती है जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे बेस्ट पावर मेडिसिन जो है आपको पॉजिटिव बनाने में बहुत ही मदद करती है, आपके अंदर की विल पावर को ही मजबूत बनाती है, आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं, आपके साथ ईश्वर है, आपका परिवार खड़ा है आपके साथ। तो यह थिंकिंग ही हमारे लिए बहुत बड़ी होती है।
अगर हम इस दौरान मेरा कई बार गाँव में भी भ्रमण करना हुआ कोरोना काल में, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे लोगों की जो इच्छा शक्ति थी बहुत दृढ़ थी कि कुछ होगा तो पूरा गाँव हमारे साथ है। हम तो कहते हैं हमारा परिवार हमारे साथ है, गाँव में रहने वाले लोग कहते हैं कि पूरा गाँव हमारे साथ है, तो हमारा ये कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। तो ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये अगर आप अभी भी गाँव में जाएँगे, तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी साधारण जो उनकी जीवन शैली है, आज भी उनकी वैसी ही है और अपनी जीवन शैली उसी प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं, और कोरोना का वहाँ पे आक्रमण बहुत नाम मात्र के बराबर में ही है। तो हमें ये चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोरोना काल है ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आया है कि हम जो अपने पुराने रीति रिवाज थे, परंपरा थी, हमारा रहन सहन था, उसको हम फिर से अपनाएं। अगर उन चीज़ों को हम फिर से अपनाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर बैच की दवाइयों के ऊपर। तो इसमें हमारी उदासी का एक स्वरूप और है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष किए हैं, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर अपनी ज़िंदगी के वृद्धावस्था तक, या लगा लीजिए प्रौढ़ावस्था तक, उसने बहुत सारे अगर उसने संघर्ष किए हैं, तो उस संघर्ष को करने से क्या होता है कि उसके अंदर एक कड़वाहट अपने आप ही भर जाती है। तो उस कड़वाहट के कारण वह उसके मन में ईश्वर के प्रति भी अच्छी भावनाएं नहीं होती। उसी प्रकार से जो उसके सगे संबंधी होते, मित्र होते, उनके प्रति भी उसके मन में भावनाएं कड़वाहट भरी होती है। वह जैसे अगर कोई तरक्की करता है तो उसको खुशी नहीं होती, क्योंकि उसकी स्वयं की तरक्की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हुई। उसकी खुद की तरक्की नहीं हुई तो वो दोष किस्मत को देता है, और किसी और की तरक्की नहीं हुई तो वो सोचता है कि ये तो उसकी गलती के कारण ऐसा सब कुछ हुआ है। उस प्रकार से दूसरों को दोष देने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसका आखिरी में होता क्या है, कुछ समय पश्चात अगर आप जैसे कहते हैं जो आपके मन में है वो आपके फेस पर दिखता है। अगर किसी के तरक्की से आप खुश नहीं होते, अगर आप चाहे कह नहीं पाए, लेकिन आपकी जो फेस की भाव भंगिमा होती है प्रकट कर देती है कि आप खुश नहीं हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि धीरे धीरे जो आपके अपने हैं, चाहे वो आपके कितने भी अच्छे रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, वो धीरे धीरे आपसे एक दूरी बनाने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि आप अकेले ही रह जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप अकेले रहना ज़िंदगी आपको व्यतीत करनी पड़े, क्योंकि कितने समय तक आप अकेले रहेंगे, और समाज सभी को ही चाहिए, तभी समाज का निर्माण भी किया गया है। तो इन सब चीज़ों से हमें जो विलो नाम की दवाई है, वो हमें बचा के रखती है। हमने जो संघर्ष किए हैं, ठीक है, हमने बहुत सी चीज़ें तकलीफ से पाई है, ये हमें नहीं मिली, लेकिन उन चीज़ों के सांत्वना देना हमें अंदर से, क्योंकि जो बेस्ट पावर मेडिसिन है, इसके इतने अधिक इफेक्ट है कि इन दवाइयों के सिर्फ नाम का जाप करने से, जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो इनका जाप करने से भी जिस दवाई का जो इफेक्ट है वो हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार की चमत्कारिक दवाई है बेस्ट पावर रेमेडीज की। और ये बेस्ट पावर रेमेडीज की जो दवाई है, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि ये प्राणियों के लिए और पौधों पे भी उतनी ही कारगर है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगी प्राणी के संबंध में, कि जैसे कि अगर हमारे घर में कोई हमारा पालतू पशु है, जैसे डॉग है हमारे घर में, उसको सभी मेंबर बहुत अधिक प्यार करते हैं। लेकिन अगर उस परिवार में एक नए शिशु का आगमन होता है और सभी का फोकस उस बच्चे की तरफ अगर हो जाता है, तो वो डॉग भी इस चीज को समझता है कि मेरे तरफ से लोगों ने फोकस हटाकर उस बच्चे के प्रति कर दिया है, तो उस डॉग को वो बच्चा पसंद नहीं आता। वो जब भी उसको देखता है, भौंकता है, इस प्रकार के एक्शन करता है, और घर वाले परेशान आते कि वो उस डॉग को भी, क्योंकि वो भी उनका अपना है और बच्चा भी अपना है, तो वो क्या करें। तो ऐसे में मुझे बेस्ट पावर की रेमेडीज डॉग को भी जब दी गई, तो उस डॉग में परिवर्तन आया और उसके मन के जो भाव थे बच्चे के प्रति वो अच्छे हुए हैं। इस प्रकार से अनेक उदाहरण बेस्ट पावर रेमेडी के हैं। इस प्रकार से यह रेमेडी सभी के लिए ही कारगर है। अगर मैं पौधों के लिए उदाहरण दूं, तो जैसे कोई पौधा अगर नहीं बढ़ रहा है, वो मुरझा रहा है, तो उसके लिए भी जो मेडिसिन हमने मनुष्य के लिए बनी हुई है, उनमें से ही किसी का मिश्रण बना के जो उस पौधे की आवश्यकता है, जो उस घर का माहौल है, तो उसमें अगर पौधों को भी वो दवाई दी जाती है, क्योंकि ये जो दवाई होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको आप पानी में मिलाकर पौधों में भी दे सकते हैं, और हमें भी उसी प्रकार से पानी मिलाकर ही लेनी होती है। तो उन पौधों में भी, जबकि ये देखा कि जिन पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, उनकी ग्रोथ भी होने लग जाती है। तो इस प्रकार की जो मिरेकलस ट्रीटमेंट थेरेपी है, तो हमारा एम यही है कि इस थेरेपी से हम सभी परिचित हों और इसके लाभों को हम लें। और ये लिक्विड फॉर्म में ली जाती है, और इसका ऐसा नहीं कि आपको दीर्घकाल तक ये दवाई लेनी पड़ेगी। ये दवाइयाँ होती है, जैसे पेशेंट की बीमारी जितनी पुरानी है या पेशेंट का कैसा रवैया है, उसके साथ हो जाता है केवल एक हफ्ते में ही काफ़ी आराम आ जाता है, और महीने भर के ट्रीटमेंट से ही आप ठीक हो जाते हैं। और ये दवाई, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि अगर आप जानते हैं कि मेरे परिवार में कोई सा सदस्य है
या मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो इन तकलीफों से गुजर रहा है और वो नहीं चाहते कि आगे चल के वो उसकी तकलीफें बहुत बड़ी हो। क्योंकि देखिए, शत्रु और रोग दोनों को कभी छोटा नहीं होना चाहिए। शत्रु और रोग अगर आज उसको हम छोटा समझते हैं, उसको हम निग्लेक्ट करेंगे, तो भविष्य में वो इतना बड़ा रूप ले लेगा कि उसको ठीक करना, उसको फेस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम छोटे में ही उसका दमन कर दें, उसको अगर हम उसको उसकी जगह से हटा दें, तो हमें बाद में अधिक अपना समय उसके लिए व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने ये जाना आज कि किस प्रकार से उदासी के ये 8 स्वरूप होते हैं। इन 8 स्वरूप को हम किस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज के द्वारा। तो जैसे कि हमने कल मुद्राओं के बारे में भी जाना था कि जो अलग अलग हमारी रेमेडीज है, इनके साथ अगर हम मुद्राओं को भी जोड़ते हैं, तो मुद्राओं का प्रयोग करने से ये रेमेडीज के फायदे हमें अधिक मिलने लगते हैं। हम साधना जी को फिर से आमंत्रित करते हैं कि जो उन्होंने हमें 4 उदासी के प्रकार बताए, तो उनके साथ हम कौन सी मुद्राओं को ऐड ऑन करें कि हमारे फायदा और अधिक प्राप्त होगा। आइए साधना जी। धन्यवाद अनीता जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उदाहरण देके आपने बताया कि उदासी के कैसे कैसे प्रकार होते हैं और किस तरह से ये 4 रेमेडीज हैं जिनके द्वारा आप उदासीनता को ठीक कर सकते हैं। अब जो बैश फ्लावर थेरेपी है, इसे हम मिराकुलस टेम्परामेंट थेरेपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम टेम्पर, आपके मन के भावों को, इन पे सोचिए ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि फिजिकल एलिमेंट जो भी कुछ होता है वो मन के भावों के कारण ही आती है। तो अगर हम अपने मन के भावों को ही शुरुआत में ठीक कर ले तो फिजिकल आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। वो इवन हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में भी अगर कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम आने वाली है तो वो भी दूर हो जाएगी। और ब्रैच फ्लावर थेरेपी के साथ अगर हम मुद्रा थेरेपी, अगर हम और होलिस्टिक थेरेपीज का वो करते हैं, मिश्रण करते हैं, तो रिजल्ट्स ऑसम होते हैं। इतने जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं कि लोग चकित रह जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसको प्रयोग में लाना है, आपको इसको अप्लाइड थेरेपी बनानी है। क्योंकि जब तक आप अप्लाइड थेरेपी से नहीं बनाएंगे तब तक आपको इसके चमत्कार समझ में नहीं आएंगे। लोग सोचते हैं कि 2 बूंद से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये 2 बूंद ही आपके अंदर इतना बड़ा चमत्कार कर देती है। क्योंकि जिस तरह आजकल नैनो थेरेपी चली है, मतलब छोटे में सारे साइंस में और इन सब में आप सोचिए कि छोटे छोटे चीजों में सारी चीजें हो रही है, तो इसी तरह ये नैनो पार्टिकल्स आपके ब्रेन में जाके आपके ब्रेन के हार्मोन्स को इतना एक्टिवेट करते हैं कि वो गुड हार्मोन्स को सिक्रेट करने लगते हैं। तो चलिए मैं अब बताती हूँ आपको कि कौन कौन से ऐसी मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आप उदासी को दूर कर सकते हैं। देखिए, उदासी जो है ये मन का भाव है और ये ब्रेन का ही एक बहुत बड़ा सोचिए रूप है। मतलब आपके हार्मोन्स जो हैं, बैड हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं, इसीलिए आप उदास हो रहे हैं। तो ब्रेन जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही सारे ग्लैंड्स को सोचिए गवर्न करता है। तो हमारा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही ढंग से काम करेगा तो जो हमारे और ग्लैंड्स हैं वो भी सही ढंग से काम करेंगे। तो बाकी ग्लैंड्स जो गुड हार्मोन्स निकालते हैं वो निकालना शुरू कर देंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो मुद्रा है वो हाकिनी मुद्रा। जैसे ये पांचों अंगुलियां मिला के आप अंगूठे से अंगूठे को मिलाएंगे, छोटी अंगली से छोटी अंगली को मिलाएंगे, रिंग फिंगर को रिंग फिंगर से, मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर से और इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर से। इस तरह से मिला के आपने ऐसे एक बीच में आपका गैप होगा। कल जैसे अनीता जी ने आपको नमस्ते मुद्रा बताई थी, ये नमस्ते मुद्रा का ही एक्सटेंडेड रूप है। तो आप इस तरह से अगर बनाते हैं और ये आप इसको बना के आप रखते हैं, चाहे आप सोते हुए आप अगर बना रहे हैं इसको, तो आप जो अपना हाथ का जो स्टैंड है वो अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं। मतलब वहां पे आप उसका स्टैंड ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप इसको।
और अगर दिन में आप आधा घंटा इसको करते हैं तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है, क्योंकि इस मुद्रा को पिट्यूटरी मुद्रा भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो जब भी बैठते हैं 90% केस में वो हाथ के ऐसे मुद्रा बना के बैठते हैं, क्योंकि ये मुद्रा जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, और ये ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके सारे ग्लैंड्स को गवर्न करता है। दूसरी एक मुद्रा जो है जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है वो है ज्ञान मुद्रा। तो ये ज्ञान मुद्रा अगर आप बनाते हैं, इसके साथ बैच फ्लावर की जो दवाई आप लेते हैं उसके साथ ये ज्ञान मुद्रा आप बनाते हैं, मतलब आप अंगूठे को इंडेक्स फिंगर से अगर आप मिलाते हैं, तो ये ज्ञान मुद्रा जब आपकी बनती है तो आपका जो मन होता है, आपका जो माइंड होता है वो काफी रिलैक्स होता है। और इस ज्ञान मुद्रा के साथ अगर आप ओम की चैंटिंग करते हैं तो आपके रिजल्ट्स तो सोचिए 1000 गुना बढ़ जाते हैं। आप बैठ के किसी भी अंधेरे कमरे में भी इसको कर सकते हैं, आप चलते फिरते भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास बैठने का टाइम नहीं है तो आप इसे चलते फिरते भी कर सकते हैं। कैसे भी करके अगर आप करें, दो हाथ से नहीं कर सकते हैं तो आप एक हाथ से करिए, लेकिन इसे आप करिए, क्योंकि जब आप करेंगे तभी इसके चमत्कारिक रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे और आपके जो बीमारी में आपको फर्क महसूस होगा। तीसरी एक मुद्रा जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में आप जो आपके रिंग फिंगर है उसको आप अंगूठे से मिलाते हैं। पृथ्वी मुद्रा को आप विटामिन मुद्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका ब्रेन अशांत होता है, जब आपका मन अशांत होता है, तो आपके गुड हार्मोन्स बनने कम हो जाते हैं या बनने बंद हो जाते हैं। अब गुड हार्मोन्स बनने बंद हो जाएंगे तो विटामिन भी नहीं बनेंगे, आपका खाने का मन नहीं करता है तो इनटेक भी आपका कम हो जाता है विटामिन का, और आपकी बॉडी में भी बनना कम हो गए। तो ऐसे में एक दुष्चक्र में आप फंसते चले जाते हैं और आप और ज्यादा नेगेटिव होते जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप पृथ्वी मुद्रा करते हैं तो आपको विटामिन की कमी आपकी पूरी होती है और आपको काफी आराम आता है। चौथी मुद्रा जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जो होती है वो आपके सोचने समझने की शक्ति को वाइडन अप करती है, बड़ी करती है। आप संकुचित विचारों से विचारों का आपका जो विचार आपके संकुचित होते हैं उससे आप बड़ा सोचने लगते हैं, और जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपको पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी आएगी तो नेचुरली आपके अंदर गुड हार्मोन्स बनेंगे और गुड हार्मोन से आपकी उदासी दूर होगी। तो इस तरह आपने देखा कि इन बैच फ्लावर रेमेडीज के साथ साथ ये चार मुद्राएं अगर आप करते हैं तो आपको आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 1000 गुना बढ़ जाते हैं। अब मैं चाहूंगी आगे अनीता जी बताएं कि और इसमें क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं। आइए अनीता जी। धन्यवाद साधना जी मुद्राएं बताने के लिए। मुद्राओं की इस श्रृंखला में मैं एक मुद्रा की कड़ी और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे प्यारे दर्शक जुड़ चुके हैं। वीना जी है, शालू जी है, और हमारे होलिस्टिक ज्योति जी भी है, और हमारे अजय जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसमें मैं आपको एक मुद्रा बताना चाहूंगी, गणेश मुद्रा जिसे कहते हैं। जैसे हम भगवान गणेश का नाम, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो फिर भगवान गणेश को स्मरण करते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए। कोई विघ्न हरता भी तभी गणेश जी को कहा जाता है। तो गणेश जी के ही नाम पर इस मुद्रा का नाम गणेश मुद्रा रखा गया है, कि जो गणेश जी हमारे लिए कार्य करते हैं वही कार्य हमारे लिए मुद्रा भी करती है। तो जैसे लास्ट ने अभी बताया था कि लास्ट वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो उनका व्यक्तित्व होता है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये जितनी भी उदासी की अवस्था होती है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब हम उदास होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, हमें लगता है कि हम सब कुछ काम होगा नहीं और अपने गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसको अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं मुद्रा बताने जा रही हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफी हाई होता है। इवन जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, या आपको कोई इंटरव्यू भी देने जाना है, या जैसे कि कोई लड़के या लड़की के लिए जैसे दिखाने का प्रोग्राम होता है, आपको बहुत
पेरेंट्स को या जो उन बच्चों को दिखाया जा रहा है उनको खुद को काफ़ी लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, हम अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, घर में शादी है, तो लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे होगा, या आपका बॉस के सामने कोई मीटिंग है और आपको घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये मुद्रा अगर आप 5 बार कर लेते हैं, तो ही आपके अंदर बहुत चेंजेस आपके अंदर आएँगे, क्योंकि आप पॉज़िटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी और आप उस जो फ़ेज़ है, आपको करना है जिसमें घबराहट हो रही है, वो आपका फ़ेज़ बड़े आराम से निकल जाएगा। इसको मैं तरीका बताती हूँ करने का, कैसे करना है। हम अपने हैंड को इस प्रकार से लेंगे और हमारी जो उँगलियाँ हैं, उसको हमने इकट्ठा करके दूसरी उँगली से उसको हम इस प्रकार से लेंगे चेस्ट के पास, क्योंकि यहाँ हमारा अनाहत चक्र होता है, इसके पास अपने दोनों हाथों को लाएँगे और हमारी कोहनियाँ जो है सीधी होनी चाहिए, वो ऐसी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, तभी एक एनर्जी का सर्कल बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लेते हैं कि हमें टाइट, मतलब हमें टाइट लेना है इनको, हमने ग्रिप को ऐसे मिलाया आपस में, कोहनी हमारी सीधी रहेगी और हम गहरी सांस लेंगे। 5 बार हम गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे हम अपोजिट भी करेंगे, हम हाथ की पोजीशन उल्टी कर लेंगे, जो हमारा हाथ पहले ऊपर था, कोई भी हम पहले ऊपर कर सकते हैं, उसको फिर हम नीचे करेंगे और फिर से हम गहरी सांसें लेंगे, हाथ हमारा हमारे चेस्ट के पास, अनाहत चक्र के पास। तो जिन दर्शकों ने मेरे साथ इसको करा होगा तो अनुभव करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से गुड फील होना शुरू हो जाता है। तो आपके सामने सिचुएशन जो आ रही है जिसको लग रहा है कि आप फेस नहीं कर पाएंगे, उसको फेस करने की हिम्मत आपके अंदर अपने आप ही आपको मिलने लग जाती है। क्योंकि जो मुद्राएं जो है, यह जो ज्ञान है भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को दिया था। पार्वती ने जब देखा कि यह जो ज्ञान है तो बहुत ही चमत्कारिक है, इसके लिए किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है, ना कोई आपको औषधि चाहिए, ना कोई आपको अर्घ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपके हाथ हमेशा आपके साथ में है। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके पास ये कहते हैं ना कि एक औजार है आपके पास अपने। तो उन्होंने इस ज्ञान को नारद जी को सिखाया और नारद जी ने पृथ्वी पर आकर ये साधु संतों को सिखाया और उनके द्वारा ये जन सामान्य तक ये ज्ञान पहुंचा। हमें जितनी मुद्राएं आपको कल भी बताई और आज भी बताई कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको स्वयं का अनुभव होगा कि इन मुद्राओं को करने से कितना फायदा होता है। एक अभी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है हमने कि जैसे हम बेस्ट फ्लावर के अभी समय हमारे सेशन चल रहे हैं इस सप्ताह में, तो हम बेस्ट फ्लावर के अनुभव आप लोगों से जिन्होंने ये औषधियाँ प्रयोग में लाई है, उनका अनुभव हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव हुआ। इसके लिए हम आगामी फ्राइडे 27 नवंबर को, उनकी डॉक्टर बैच की पुण्यतिथि है, तो हम आप सभी को इनवाइट करते हैं कि आप उस दिन सभी हम ज़ूम मीटिंग करेंगे, उस पे आप सभी जॉइन कीजिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप जब अनुभव शेयर करेंगे तो जो हमारे अन्य दर्शकों के पास से अनुभव जाएँगे, तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि एक ऐसी भी रेमेडी है जिसका हम प्रयोग छोटे बच्चे से लेकर वृद्धजनों तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। नवजात शिशु के लिए भी इस पेशवावर रेमेडी का प्रयोग होता है। इसका भी सेशन हम स्पेशल सेशन लेंगे कि छोटे बच्चे जैसे दांत निकलने पर होते हैं, जब उनको लूज मोशन लग जाते हैं, या कई बार उनको खाया भी हजम नहीं होता है, या वो हमेशा ही रोते रहते हैं, या ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जो गुमसुम से रहते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते, उनको साथ बातें करो, कुछ झुंझुना हिलाओ तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये उनकी अलग अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। तो उन मानसिक अवस्थाओं को जैसे उनकी माँ की सहायता से समझा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना एक बच्चे को माँ ही अच्छे से समझ सकती है। तो उसकी सहायता से उन बच्चे को भी जब दवाई दी जाती है, या माँ को भी देनी पड़ती है कई बार, अगर वो बच्चा फीड करता है, तो उस बच्चे में भी उस प्रकार की मानसिक अवस्थाएं धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कि देखिए अगर हम बचपन से, जैसे तो बच्चा बहुत छोटा है, अगर हम अपने घर में देखते हैं कि कोई बच्चा जैसे 4-5 साल का है या 10 साल का, उसका बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसका पैटर्न नहीं है, तो अगर उसमें हम चेंजेस नहीं लेकर आएंगे तो आगे चल के उसके लिए वो स्वयं के लिए भी एक बहुत बड़ी आपदा बन जाता है कई बार, और परिवार वालों के लिए भी। तो शुरू से ही अगर हम उसके इलाज कर लेते हैं, और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये इलाज बहुत दीर्घकालीन तक नहीं होता, कई बार हफ्ते 10 दिन की दवाई से ही इतना आराम आ जाता है कि उसे दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितने आप शुरुआत में दवाई का इलाज कर लेते, दवाई से इलाज कर लेते हैं, तो आपको असर उतना ही जल्दी होता है। तो जो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज है, इनका जो चमत्कार है वो अद्भुत है। तो मैं चाहूंगी कि आप इन सभी रेमेडीज को अपनाइए, इनका प्रयोग कीजिए। इस संबंध में एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले पौधों के बारे में बताया, तो इसका खुद एक्सपीरियंस मैंने अपने घर में भी किया कि मेरे यहाँ कुछ ऐसे पौधे थे जैसे गुड़हल का या तुलसी का था, जिनमें पत्ते, तुलसी में पत्ते कम आते थे, गुड़हल में फूल कम आ रहे थे।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि हवन कप का भी मैंने राख का प्रयोग उसमें किया, क्योंकि जो राख होती है एक प्रकार से वो दवाई बन जाती है। तो उस दवाई का हमने उस पौधे में प्रयोग किया, और ये हमने कुछ अर्क इसके अंदर डाले फूलों के। तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसमें गुड़हल में इतने अच्छे फूल आने लग गए, और तुलसी भी थी वो भी बहुत ही अच्छे पत्ते देने लग गई। तो इस प्रकार से अगर जब हम नेचुरल चीजें जिससे प्रकृति बनी है उसी से अगर हम उपचार करते हैं, तो उपचार जल्दी ही प्रभावशाली होता है और वो हमारे लिए अधिक फायदेमंद भी होता है। अब हम आगे की अपनी सीरीज जितनी अभी हमारी है उसके अंदर बताएंगे कि हम हमारे अंदर के और भी अनेक प्रकार के भाव होते हैं, जैसे गुस्सा अधिक आना, अधिक सफाई का पसंद होना, या फिर निराश हो जाना, जैसे हमने चर्चा करी थी। तो ऐसे हमारे अंदर के बहुत सारे हमारे भाव होते हैं जिनको हम कई बार समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये हमारी आदत है, इसको हम कभी छुटकारा इससे हम पा ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो भी व्यवहार है हमारे उसको हम चेंजेस कर सकते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बैच ने अपनी जिंदगी का सारा अनुभव इस बेस्ट आवर रेमेडी के साथ लगा दिया। इसके साथ उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत भी बनाए, जैसे उनका सिद्धांत यह भी है कि अगर आप किसी को स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो आप स्वयं स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। जैसे कि कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग अपने घर में जो एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं या मेड होते हैं, उन पे बहुत अधिक बंधन लगा के रखते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना, इतने समय पर आना, इतने समय पर ही जाना है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय उनका जो खुद का भी मन होता है संकुचित हो जाता है। वे अपने आप को देखो, उन्होंने आपने अपने एम्प्लॉय को तो बांध ही लिया, लेकिन आपको भी उस समय वहां पर रहना होगा उसका ध्यान रखने के लिए। कई लोग अपने एम्प्लॉयज का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि वो किस समय आ रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, खुद भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें खुद को देनी है छूट, तो हम औरों को भी छूट देनी होगी। ऐसे इनके बहुत से छोटे छोटे सिद्धांत हैं जिनको हम अपने सेशंस में आपको बताएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी को हम कितने सुंदर बना सकते हैं। डॉक्टर बैच जो थे उनकी आयु से 50 वर्ष की थी, लेकिन जो उनकी आयु थी जिसमें उन्होंने जो कार्य किया, हमारे लिए एक प्रेरणा है कि छोटी आयु होना बड़ी बात नहीं है। या जैसे अगर हम कहते हैं कि हमें 100 साल जीना है, लेकिन वो 100 साल के वर्ष में हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो मनुष्य जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, तो हमें एक खास काम के लिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। अगर हम वो कार्य नहीं करते हैं और हम यूं ही चले जाते हैं दुनिया से, तो हमारा वो पूरा जीवन व्यर्थ ही गया। लेकिन अगर हमारी आयु 30-35 साल या 25 की है, लेकिन हमने इस शरीर से इस देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ कार्य किया, तो हमारी वही जो आयु सार्थक हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बेच, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर एक क्षण को देश के समाज के लिए लगाया। तो ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत, हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में 24 घंटे में से 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट अपने परिवार और अपने लिए छोड़ के देश के समाज के लिए कुछ सोचें और कुछ करें। और आजकल तो करना कोई बहुत मुश्किल कार्य भी नहीं है। आजकल ऑनलाइन इतनी फैसिलिटीज है आपको कि आप जूम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सबके द्वारा आप लोगों तक पहुंच बना सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और कोरोना काल में सबसे यह आग्रह है कि आप हम पेड़ पौधे अधिक से अपने घरों में गमले लगाएं, क्योंकि बाहर अभी हम जा नहीं सकते हैं। तो पेड़ पौधे लगाने से हमारे घर की वायु शुद्ध होती है, वातावरण भी शुद्ध होता है। और जैसे कि हमने आपको पहले हवन कप भी अपने दिखाए थे, तो हवन कप जो होता है ये वातावरण के बैक्टीरिया और वायरस को किल करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। जिस प्रकार ये हम रेमेडीज का हम उपयोग करते हैं, आपके पास हवन कप अगर नहीं भी है, तो अगर हम 2 लौंग और कपूर को भी जलाते हैं अपने घर के अंदर, तो हमारे बहुत सारे वायरस जो वातावरण में है वो किल हो जाते हैं। तो हमारे घर में एक शुद्धि भी होती है, एक आध्यात्मिक शुद्धि आती है, हमारे मानसिक विचार बहुत अच्छे होते हैं। आजकल देखने में जैसे आ रहा है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन है, वृद्धों में भी है, और हमारे अंदर भी बढ़ता ही जा रहा है। हम जब घरों के अंदर कैद हैं, तो जो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है इसको दूर करने में हमारी होलिस्टिक थेरेपीज बहुत ही कामयाब होती है। इस प्रकार से अगर हम हवन कप का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट आवर रहते हैं, जैसे नेचुरोपैथी का प्रयोग करते हैं, एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो जब हम सभी थेरेपीज को मिला जुला कर जब प्रयोग करते हैं, तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो हमें बहुत ही सुंदर प्राप्त होते हैं। और इनको हम थोड़ा थोड़ा सीखें भी। अभी हमारे सेशन को शुरू हुए 7 महीने हो चुके हैं, तो इनमें हमने बहुत सारा ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाया है। तो इन ज्ञानों को आप अपने अंदर आत्मसात कीजिए, स्वयं भी सीखिए, अपने परिवार वालों को, मित्रों को, इन सबको भी सिखाइए। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे ही नहीं, उनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो हमें उनका फायदा मालूम नहीं होगा। सिर्फ सुनने से ही चीजों का कार्य नहीं होता है। अभी हमारे पास काफी लोगों के फोन आते हैं जो सुनते हैं, तो भोपाल से भी आता है, इंदौर से भी आ रहे हैं फोन हमारे पास, और राजस्थान से भी, कि वो अपनी बीमारियों के बारे में हमसे पूछते हैं। और स्पेशली फीमेल्स के, क्योंकि कुछ फीमेल्स, ज़्यादातर ऐसा होता है कि फीमेल्स अपने जो दिक्कतें होती है वो शेयर नहीं कर पाती है, संकोचवश वो लेडी डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करती है, या वो अपने कार्यों में इतनी व्यस्त होती है कि औरों की तो सभी देखभाल करती है, लेकिन अपनी स्वयं की देखभाल वो नहीं कर पाती है।
तो इन सेशंस को देख-देख के उन्हें अपनी बीमारियों के बारे में उपचार मालूम पड़ रहा है, तो उन उपचारों को वह कर रही है। तो जब वो फ़ोन करके बताती है कि हमने मैडम यह उपचार किया, मुझे इससे आराम आया, तो मैं अत्यंत खुशी होती है कि हमने जिस उद्देश्य से हमारा मयंक पडवाल जी ने जो फेसबुक सेशन शुरू किया है, उसकी पूर्ति हो रही है। तो मैं अनीता गुप्ता, साधना विजय, अजय जी, प्रतिभा अग्रवाल, मयंक जी और हमारे नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी हम सब मिलके कोशिश करते हैं कि हम अपने जितना भी हमने ज्ञान अपने गुरुओं से अर्जित किया है, वो हम जन सामान्य तक पहुँचाएँ। तो आपका भी फर्ज़ है कि आप उन चीज़ों को सीखें, अपनाएँ और उसको आप भी और भी अधिक वितरित करें। तो कल डॉक्टर बेश के बारे में और अधिक जानकारी लेकर उनके रेमेडीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। और जैसे मैंने बताया कि आपके जो अनुभव हैं, वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। इसके लिए हमने फ्राइडे का दिन निश्चित किया है, जो डॉक्टर बैच की पुण्यतिथि है। उस दिन हमारे साथ आप ज़ूम मीटिंग पे जुड़िएगा और अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर आपसे 5 बजे मुलाकात होगी और मैं और साधना विजय आपसे विदाई के लिए चाहत रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।